Good morning students. Today we are going to study about second law of motion. Okay, second law of motion के बारे में हम पढ़ रहे थे, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे. Okay, now let us start with second law of motion. Okay, we were doing chapter force and we were discussing second law of motion. Okay, we have already derived the expression for the force, that is F is equal to K M into A. Okay, where I have told you that K is the constant of proportionality and here its value is taken as 1. K की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं. ओके, इफ़ वी हैव टू डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हमें 1 यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से करते हैं. देखिए, अगर हमें 1 यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है, देखिए फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू के एम इंटू ए, जहाँ के की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, के की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं. ठीक है, तो आपका फोर्स क्या होगा, अगर फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स अगर 1 यूनिट है तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स कैसे डिफाइन होगा. 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. मतलब 1 यूनिट फोर्स ऐसा फोर्स होता है, आप कह सकते हो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स जहाँ पर, ठीक है, आपका जो मास, आपका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो 1 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए और जो आपका जो मास होना चाहिए वहाँ पर 1 kg होना चाहिए. वेयर एज के की वैल्यू तो हम 1 ही ले लेते हैं. तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज is the amount that produces an acceleration of 1 meter per second and in an object of 1 kg mass. ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा आपका, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो ऑब्जेक्ट का मास हो कितना हो, 1 kg हो. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मास की जगह हम, के तो आपका 1 है, मास की जगह हम 1 kg पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 1 यूनिट ऑफ फोर्स. अब नाउ लुक ओवर हियर, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अब इसकी यूनिट क्या होगी फोर्स की. देखिए फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, के की वैल्यू तो आपकी 1 हो गई, तो ये आएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन से. देखिए मास हम केजी में लिखते हैं, एक्सेलरेशन हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं. ठीक है, तो आपकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स की, एसआई यूनिट of force is kg meter per second square और you can say न्यूटन. फोर्स की एसआई यूनिट आपकी न्यूटन भी होती है, जिसको हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल एन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि जो एसआई यूनिट होती है आपकी फोर्स की होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑल्सो यू कैन से न्यूटन, और या तो आप न्यूटन कह लीजिए या तो आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह लीजिए. अब यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज दे विल गिव यू 4 ऑप्शन. ओके, देन दे कैन गिव यू डिफरेंट यूनिट्स. तो आपको यूनिट को, जो फोर्स की यूनिट होगी उसको सेलेक्ट करना है और आपका वही आंसर होगा, दैट इज़ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. देखिए जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, अभी हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो डिफ़ाइन किया और फॉर्मूला निकाला, तो हमें चला जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है. हमने फॉर्मूला किया कि फोर्स जो है आपका किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होता है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ मेथड टू मेजर फोर्स. मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके
ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है। तो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो किसके इक्वल होता है, वो आपके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऑलवेज रिमेंबर। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फोर्स की वैल्यू निकल जाती है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अगर आप ध्यान से देखें डे टू डे लाइफ में अपनी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। उनमें से एक एग्जाम्पल है, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि जब क्रिकेट में जब आपका फील्डर के पास बॉल आती है तो हमेशा वो क्या करता है, वो अपना हाथ जो है वो लोअर करता है इस तरह से। वो क्यों करता है, अपना ग्रेजुअली लोअर हिज हैंड लाइक दिस। वाई डज ही लोअर हिज हैंड लाइक दिस, ऐसा क्यों करता है? अब देखिए यहाँ पर ये पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है कि अ फील्डर पुल हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल बाय होल्डिंग अ कैच। तो फील्डर कैच करता है, जब बॉल आ रही होती है तो वो लोअर करता है अपना हैंड। ऐसा वो क्यों करता है? देखिए ध्यान से, बॉल आ रही है तो फील्डर अपना हैंड जो होगा वो नीचे की तरफ करता है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, देखिए फील्डर जो है वो टाइम को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, बॉल आ रही है तो टाइम को इंक्रीज करता है, ड्यूरिंग विच हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू 0। मतलब बॉल आई तो वो क्या करेगा, टाइम को इंक्रीज़ करेगा ताकि जो हाई वेलोसिटी के साथ बॉल आ रही है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए और 0 हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर आपका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन में डिक्रीज़ आएगा। अगर एक्सेलरेशन में डिक्रीज़ आएगा तो जो इम्पैक्ट होगा, जो हम कैच कर रहे हैं बॉल, वो हमारे पाम को हर्ट नहीं करेगी, वो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्लो डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि अ फील्डर pulls his hand gradually with the moving ball while holding a catch. Fielder increases the time during which high velocity of the moving ball decreases to 0 and therefore acceleration decreases and the impact of catching the ball is reduced। यानी जो हमारे हाथ में बॉल आएगी उसका इम्पैक्ट जो होगा वो फील्डर के पाम को हर्ट नहीं करेगा। लेकिन सपोज़ अगर हम कैच कर रहे हैं बॉल और एकदम से हम अपना हाथ लोअर ना करें और एकदम सडनली हम क्या कर रहे हैं, उसको कैच कर ले रहे हैं, तो सडनली वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एकदम 0 हो जाएगी। और एकदम 0 हो जाएगी तो यानी उसको टाइम तो बिल्कुल लगा ही नहीं। यहाँ तो टाइम हमने बढ़ाया, वहाँ तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा, तो टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया। ठीक है, टाइम रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो चेंज इन मोमेंटम आया वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और मोमेंटम ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को कैच करने के लिए। और इसीलिए फील्डर के पाम जो होगा, हाथ जो होगा फील्डर का पाम, वो क्या कर जाएगा, हर्ट कर जाएगा। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन कि फील्डर अपना हाथ लोअर क्यों करता है। तो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता है तो देखिए आप डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट की हेल्प से इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से फील्डर ने टाइम को इंक्रीज़ किया ताकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाए 0 पे, और वेलोसिटी के डिक्रीज़ होने पे एक्सेलरेशन रिड्यूस हो गया, आपका डिक्रीज़ हो गया, तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा बॉल को कैच करने का वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन वैसे ही अगर हम बॉल को एकदम सडनली से रोकेंगे तो क्या होगा, एकदम से वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और एकदम से अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो जो टाइम था वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, यानी मोमेंटम के जो रेट में चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉल को रोकने के लिए, और उसकी वजह से फील्डर के जो हाथ हैं वो हर्ट कर जाएंगे। ओके, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन can be mathematically calculated by
the mathematical expression of second law of motion. ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से, ठीक है, कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हम मैथमेटिकली निकालेंगे किससे, हम जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, उसकी हेल्प से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिड्यूस करेंगे. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए. वी हैव ऑलरेडी डिराइव दिस एक्सप्रेशन. अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो वहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका v माइनस यू बाय टी. तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इट विल बी f इंटू टी इक्वल्स टू m v माइनस यू. ओके, ना लुक ओवर हियर. यहाँ से हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया कि आपका एफ टी जो है वो एम वी माइनस यू के इक्वल है. सपोज़ अगर हम कह देते हैं कि एफ़ की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, अगर आपकी एफ़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो उस केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है. अगर किसी टाइम पीरियड हम टी ले लें और हम कहें कि फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है वहाँ पर, अगर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो आपका वी और यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. और वी और यू इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ, ठीक है, थ्रू आउट द टाइम t. लेकिन अगर हम ये कहें कि आपकी अगर u की वैल्यू ज़ीरो है, अगर देखिए u ज़ीरो होगा तो यहाँ से v भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है. तो अगर ना इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो उस टाइम ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका रेस्ट पे रहेगा. ओके, तो इससे हमने क्या डिड्यूस किया, देखो शुरू हमने क्या किया था, हमने लगाया था न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कि होता है आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये होता है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ. यहाँ से हमने पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की और इसको इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर t को इस तरफ मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन निकाला. यहाँ पर हमने कहा कि अगर किसी टाइम t पे फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, अगर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो वहाँ से एक्सप्रेशन निकल जाएगा आपका v और u इक्वल हो जाएंगे. अगर v और u इक्वल हैं तो इसका मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा टाइम इंटरवल t में, लेकिन थ्रू आउट टाइम टी में. लेकिन अगर वहीं आपका u ज़ीरो हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है v भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या निकाला, शुरू किया था सेकेंड लॉ से, पहुँच गए फर्स्ट लॉ पे कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर उसके ऊपर हम कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो या तो ऑब्जेक्ट आपका मूव करता रहता है, नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है. देखिए इस एक्सप्रेशन में हमने फोर्स तो ज़ीरो डाला, हमारा डेफिनेशन यही तो कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, तो फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है, फोर्स हमने ज़ीरो रखा हुआ है. अगर फोर्स ज़ीरो है तो u और v आपके इक्वल आ गए, u और v इक्वल आ गए तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी भी नहीं है ऑब्जेक्ट में, u इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी भी नहीं आएगी, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या आ गया, रेस्ट में. तो ये हमारा डिफाइन करता है कि सेकेंड लॉ की हेल्प से हम क्या स्टेट कर सकते हैं, अपना फर्स्ट लॉ स्टेट कर सकते हैं. ओके, now let us discuss example 9.1. This is example of your NCERT book. A constant force act on an object of mass 5 kg. देखिए एक constant force जो है वो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है आपका 5 kg है. ओके, कांस्टेंट फोर्स है और मास जो है उस ऑब्जेक्ट का दैट इज़ 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड. किस ड्यूरेशन के लिए कर रही है, 2 सेकेंड टाइम के लिए कर रही है. ठीक है, तो आपको मास गिवन है, टाइम गिवन है. It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ हो जाती है. तो ऑब्वियस सी बात है 3 मीटर पर सेकेंड जो है आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपको 7 मीटर पर सेकेंड दे रखा है जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स
ओके आपने मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। अब मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है वो वैल्यू, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो। अब जैसे मान लीजिए दिस, अब ये 5 kg है जैसे, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, आपने फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि कितनी वैल्यू आपकी फोर्स की आती है। ओके नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहे हैं अगर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऊपर, जो भी वैल्यू आपकी मैग्नीट्यूड की निकलती है, उस फोर्स को अप्लाई किया जाए टाइम 5 सेकेंड के लिए। अब टाइम हमने 5 सेकेंड कर दिया, तो उस टाइम आपका फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी ऑब्जेक्ट की। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहले हम निकालते हैं ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। आपको मास कितना गिवन है, मास इज गिवन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 kg गिवन है आपको मास। उसके बाद फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम इज गिवन 2 seconds। नेक्स्ट इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज गिवन फाइनल वेलोसिटी which is represented by v and which is equal to 7 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए अब आपके पास मास है, आपके पास टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है। अभी अभी हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। बट देखिए ध्यान से, हमें मास गिवन है, टाइम गिवन है हमें, और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू m, एक ही जगह आप लिख देंगे v माइनस यू अपॉन टी। ओके, अब नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़, वैल्यूज़ डालिए, आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। F इज इक्वल टू मास इज गिवन 5 kg, final velocity is 7, initial velocity is 3 and time is 2 seconds. Okay, if you will solve this, आपके पास आ जाएगा 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 मिल जाएगा, तो this will be 5 into 4 divided by 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 2 जा 10। This means your force will be 10 Newton, यानी आपकी फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। जो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू जो आपने निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आपकी फोर्स की वैल्यू हो गई 10 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन। अब जो ये फोर्स है, ये फोर्स मान लीजिए किस टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई है, 5 सेकेंड के लिए अप्लाई है, तो उसके लिए आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यही फॉर्मूला लीजिए, फोर्स डाल दीजिए, मास डालिए, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, और टाइम इन्होंने गिवन है 5 सेकेंड, और हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट दिस बाय योरसेल्फ एंड चेक विद मी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर खुद करके देखिए और फिर मेरे साथ आप चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस डू फॉर द सेकेंड पार्ट। देखिए अब क्या गिवन था आपको, हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन, हम निकाल चुके हैं, ठीक है, पिछले केस में। और हमारे पास अब जो टाइम लेना है दैट इज़ 5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फाइनल वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वही फॉर्मूला था F इज़ इक्वल टू m इंटू ए में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा F इंटू टी इक्वल टू m v माइनस यू। ओके, एंड मास जो था आपका बॉडी का दैट वाज 5 kg।
सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। फोर्स है 10, टाइम है आपके पास 5, मास है आपके पास 5, v हमें पता नहीं है, v हमने निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 3। ओके, सॉल्व इट। 5 10 ज़ा 50, ये आपके पास 5v आ जाएगा, माइनस 5 3 ज़ा 15। इस तरफ माइनस में है आपका 15, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 5v। 50 और 15 को प्लस करेंगे, दैट इज 65 इज इक्वल टू 5v। तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 65 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15। तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, v विल बी इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस वे यू विल डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ NCERT बुक इज विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। किसको ज़्यादा ग्रेटर फोर्स चाहिए होगी, एक्सेलरेटिंग एट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का 2 kg है और वो एक्सेलरेट कितने एक्सेलरेशन से कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ कर रहा है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है 4 kg है वो, और एक्सेलरेट जो कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इनमें से दोनों केसेस में से किसका जो होगा, किसको ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, हमें पहले से पता है, हमने पहले कर लिया है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले में हमें मास के गिवन है, फर्स्ट केस के लिए हम फोर्स को F1 से डिनोट कर देते हैं, मास को M1 से, एक्सेलरेशन को A1 से। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमें मास कितना गिवन है, 2 kg। फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड केस में हमने फोर्स से निकालना है, तो F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसे, M2 इंटू A2। ओके, मास कितना है सेकेंड केस में, मास जो गिवन है दैट इज 4 kg एंड इट इज़ एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपने इन दोनों केसेस में फोर्स निकालना है और ये बताना है किसका फोर्स जो होगा वो ग्रेटर होगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस। फोर्स इज इक्वल टू M1 इंटू A1, इसकी वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से आ गई आपकी वैल्यू 5। ठीक है, तो ये आ गया 5 2 ज़ा 10, तो आपका फोर्स क्या हो गया, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यू कैन राइट, देखिए फोर्स की आपको पता है ऐसा यूनिट kg पर मीटर स्क्वायर भी होती है, और यू कैन ऑल्सो राइट 10 न्यूटन। ओके, सिमिलरली डू दिस, दैट इज F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। यहाँ पर मास है 4, एक्सेलरेशन है 2, 4 2 ज़ा 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ फोर्स क्या आ गई आपकी 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन से 8 न्यूटन। तो यहाँ पर जो आपकी फोर्स आ रही है दैट इज़ 8 न्यूटन, और यहाँ पर जो आपकी फोर्स आ रही है वो है 10 न्यूटन। तो आपका जो F1 फोर्स है वो F2 फोर्स से क्या है, ग्रेटर है। तो यू कैन राइट F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2 फोर्स एक्सेलरेशन। तो ये वाला, इसको जो है हमारा जो फोर्स की वैल्यू ग्रेटर है वो इस वाली बॉडी की है जिसका मास आपका 2 kg है और जिसका एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.